हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि जो सेकेंड ईयर के हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, चाहे वो ओपन बुक्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर वो नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो गाइज, आज की नई वीडियो हमने आप लोगों की गारंटी सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम उन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे या उसी क्वेश्चनों को आपको करना है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप ना करें, कोई आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री जो है दो तरह के स्टूडेंट्स के पास में होती है, एक तो कल्चरल हिस्ट्री होती है और दूसरी नॉर्मल हिस्ट्री होती है। तो ये नॉर्मल हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, कल्चरल वालों के लिए नहीं है। सो गाइस, हम क्या कुछ बात करेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि भाई अरबों द्वारा सिंध विजय के क्या कारण थे। तो अरब, यहाँ पर दो बात हो रही है, तो अरबों द्वारा और मुस्लिम द्वारा। तो मुस्लिम और अरब दोनों एक ही बात है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भाई अरब के द्वारा यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर बात तो भाई मुस्लिम की भी हो रही है, तो दोनों सिमिलर ही है। भाई सिंध विजय, यहाँ पर सिंध प्रदेश का मतलब है भारत। भारत जो था, पहले जो अरब लोग भारत से व्यापार करते थे तो सिंधु नदी जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसको क्रॉस करके आते थे और उसी कारण से उस पूरे प्रदेश को सिंध प्रदेश कहते थे। तो भाई ये पंजाब वगैरह का प्रदेश, हरियाणा वगैरह का प्रदेश सब इसी में आता था। तो इस सिंध विजय के क्या कारण थे हमें इसके अंदर बताना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि भाई अरबों की सफलता और सिंध विजय के प्रभाव। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि भाई अरबों की सफलता और सिंध विजय के क्या प्रभाव पड़े। यानी अरबों की सफलता क्या राज था, कैसे अरबों को सफलता मिली। अगर आप देखेंगे सन 711 से 1300 के बीच में मोहम्मद बिन कासिम आया था सिंध विजय करने के लिए, लेकिन प्रयास इससे पहले से भी हुए। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था, जाइए आप सिंध विजय कीजिए। तो भाई सिंध विजय हुई यहाँ पर, और इसके बाद में क्या प्रभाव पड़े सिंध विजय के। जैसे अगर हम देखेंगे तो राजनीतिक प्रभाव अलग है, आर्थिक प्रभाव अलग है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव अलग है। तो सारे प्रभाव अलग है। जैसे अरब आए तो भाई उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, मस्जिदों का निर्माण किया, मंदिरों का विध्वंस किया, भाई जबरन इस्लाम धर्म कबूलवाया। तो ऐसी बहुत सारी बातें रही इतिहास के अंदर। तो आपको ये बताना है इतिहास में इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हम राजनीतिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से देखें तो जो हिंदू राजा थे उसके स्थान पर मुस्लिम शासक उभरने लगे। तो ये कुछ इसके अंदर हम प्रभाव के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आई बटन पे क्लिक करके आप सेकेंड ईयर की जो भी आपकी हिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट नोट्स, चैप्टर्स देख सकते हैं। आई बटन पे आप क्लिक जरूर करें। इसके थर्ड क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ये इनमें से भी एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिलता है कि भाई दास वंश कह सकते हैं हम इसे या फिर गुलाम वंश। भाई इसके क्वेश्चन बनते हैं तो 3-4 तरीके से। या तो आपसे इसके शासकों के बारे में पूछेगा, या तो आपसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछेगा, इसके अलावा आपसे या तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में पूछेगा, या आपसे इससे रजिया सुल्तान के बारे में पूछेगा। इसके अलावा आपसे गयासुद्दीन बलबन इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा इनके बारे में, गुलाम वंश के से जुड़े हुए क्या सवाल रहेंगे कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था और इसके शासन के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आई, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उन समस्याओं को किस प्रकार हल किया। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिसने दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया था। इसके अलावा पोलो खेलते हुए गिर गए, इनकी मृत्यु हो गई, और वो जो कुतुब मीनार का अधूरा काम था वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ये भी एक गुलाम ही थे। गाइस, सबसे बड़ी बात है, देखो जो इसके अंदर दास वंश पूरे का पूरा नाम इसलिए पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी जब इसको पढ़ा है इल्तुतमिश के बारे में भी और वैसे भी। तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, और रजिया का गुलाम था, एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर, गयासुद्दीन बलबन। तो गाइज ये पूरा का पूरा स्लेव ही स्लेव थे। पूरी चैन जो पूरे शासक बने ना, सिर्फ गुलाम ही शासक बने। इसके अलावा और भी इनके पुत्र वगैरह भी बने, लेकिन वो अयोग्य थे। जो शासन हुआ इस टाइम पे पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो वो किसके द्वारा किया गया, गुलामों के द्वारा किया गया। इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहते हैं। तो इनमें से किसी भी शासक के बारे में आपसे एक जरूर पूछ सकता है कि भाई इनके शासन के काल के दौरान क्या समस्याएं आई और उन्होंने उन समस्याओं को किस प्रकार हल किया। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है आप लोगों के लिए कि भाई गुलाम वंश के पतन के क्या कारण थे। गुलाम वंश के पतन के क्या कारण थे, यानी गुलाम वंश कैसे खत्म हो गया,
इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बलबन का भी योगदान देखा जाता है कि भाई बलबन ने चालीसा को खत्म कर दिया था। 40 यानी ऐसे बेहतरीन सैनिक थे जो पूरी पूरी युद्ध का काया पलट कर सकते थे अकेला। ऐसे बेहतरीन सैनिकों को उन्होंने खत्म करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जब बलबन मरा, बलबन की मृत्यु हुई, तो उसके बाद के जो आगे के उत्तराधिकारी आए उन्होंने शासन के अंदर अच्छी देखभाल नहीं करी और इस कारण से धीरे धीरे बाहरी आक्रमण भी हुए, आपसी फूट भी, राजपूतों के विद्रोह, बहुत सारे ऐसे कारण बनते हैं जो क्या कहते हैं कि भाई गुलाम वंश के पतन के कारण बन जाते हैं। तो गाइस ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो गाइस अगले आपके क्वेश्चन जो हैं वो ये है 5वां क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है और आपकी बार भी आने की उम्मीद है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी कौन था। खिलजी वंश के बारे में वो आ चुके हैं। जो पूरे खिलजी डायनेस्टी है इसमें अलाउद्दीन के ऊपर ही मोस्टली क्वेश्चन आपका बनता है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी कौन था और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति यानी आर्थिक जो सुधार किए थे, मार्केट पॉलिसी करके भी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मार्केट पॉलिसी क्या थी या बाजार नियंत्रण की नीति क्या थी, उन्होंने आर्थिक क्षेत्रों में क्या सुधार किए, आपको पता है कि भाई पूरे के पूरे अगर इतिहास में अगर अर्थव्यवस्था पे किसी ने खास ध्यान दिया था तो वो अलाउद्दीन ही था, जिसका मेन रीजन ये था कि ये साउथ को भी जीतना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे सैनिक रखे थे जिसके कारण उनका जो खर्च था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उन खर्च को बढ़ाने एक तरीके से खर्च को एक्सपेंड को जो खर्च कर रहे थे वो सैनिकों के ऊपर, उनको वेतन नगद देते थे और नगद देने के लिए जरूरी था कि भाई इकोनॉमी को इंक्रीज किया जाए। इकोनॉमी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा, तो उन्होंने भाई मार्केट पॉलिसी लगा दी थी। हर एक छोटे से छोटे वस्तु का मार्केट में दाम तय था कि भैया इससे महंगा ये वस्तु आपका नहीं बिक सकता। दूसरी बात, अगर कोई कम तौलता था तो उसके शरीर से उतना मांस निकाल लिया जाता था और ऐसी बहुत सारे कठोर नियम इन्होंने बनाए थे जो इनकी आर्थिक नियंत्रण की नीति को बहुत ही खास बनाती है। इसकी वीडियो भी हमने आप लोगों के लिए बना रखी है, आई बटन पे क्लिक करके आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, आपको मोहम्मद तुगलक जो थे वो कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं चलाई थी और उनकी योजनाओं की असफलता के क्या कारण थे, जरा इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो भाई मोहम्मद तुगलक जो था ये तुगलक वंश का है, अगले वंश का है। पहले दास वंश है, फिर आपका इसके बाद में आपका खिलजी वंश है, फिर आपका तुगलक वंश आ जाता है। तो तुगलक वंश में भी एक ही जो आपका मोहम्मद तुगलक है, इन्होंने कौन से सुधार किए थे 14वीं शताब्दी में करके क्वेश्चन भी बन जाता है कि 14वीं शताब्दी में किए गए शासकों के द्वारा प्रमुख सुधार क्या थे और उनके एक प्रकार से असफलता के क्या कारण थे। तो आपको पता है मोहम्मद तुगलक ने कई सारे सुधार किए थे। सबसे पहली बात, राजधानी परिवर्तन, उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद यानी हैदराबाद के नियर बाई वहां पर उन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी थी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो उन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, दोकनी जिसको कहा गया था। उन्होंने सोने के पैसे, सोने के सिक्के पहले चलते थे या चांदी के सिक्के, उन्होंने उसी वेट के तांबे पीतल के सिक्के बनाने की कोशिश करी, कागज के नोट बनाने की कोशिश करी, बट वो उस समय सफल नहीं रहा, उसमें भी वो असफल रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक कराचल अभियान रखा, कराचल अभियान। इसके बाद में अगर आप दूसरा अभियान देखोगे तो आपका खुरासान अभियान था। तो ऐसे आपके कई सारी योजनाएं बनाई मोहम्मद तुगलक ने, लेकिन वो सभी योजनाएं आपकी असफल रहती है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन जरूर करें आप प्रिपेयर। इसके बाद में भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भाई भक्ति आंदोलन के क्या कारण थे, किन वजह से भक्ति आंदोलन हुए और भक्ति आंदोलन के क्या प्रभाव। तो आपको पता है भक्ति आंदोलन 2 चरणों में हुआ। उत्तर भारत में आपका कबीर, नानक और मीराबाई के द्वारा किया गया और दक्षिण भारत में अगर हम देखेंगे तो अलवार और नैनार इनके द्वारा किया गया। भक्ति आंदोलन के प्रति क्या प्रभाव पड़े, तो जो धार्मिक कट्टरता थी लोगों के मन में उसको खत्म करने के पीछे था और दूसरी बात, एक समाज में मानवीय व्यवहार को स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा सूफी, अगला क्वेश्चन जो बनता है हमारा, सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और सूफी सिलसिलों का वर्णन करें। सबसे पहले सूफी शब्द के बारे में मैं बता दूं, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखी है कि जो सूफी शब्द है वो एक सफा शब्द से, ये बहुत सारे शब्द की उत्पत्ति बोली जाती है, सफा शब्द से निकला है, सूफ शब्द से निकला है, जिसका कहा जाता है कि एक ऐसा पवित्र व्यक्ति जो बड़े बड़े चोगे पहनता था और धार्मिक उपदेश देता था।
ठीक है। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम को एक करने की कोशिश की थी, जियारत करने की बात करते हैं। अब सूफी सिलसिलों की बात करते हैं भारत के अंदर या भारत के बाहर भी, तो बेसिकली 4 सूफी सिलसिले हैं। सबसे पहला आपका चिश्ती सिलसिला है, जिसमें शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है। नंबर 2 पे आता है आपका निजामुद्दीन पीर औलिया, जो दिल्ली में जिनकी दरगाह भी है, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती है उनकी अजमेर में जो दरगाह आएगी वो उनकी दरगाह है। इसके बाद फिर आप दूसरे नंबर पे, पहले तो ये चिश्ती सिलसिला थी, दूसरे नंबर पे आता है आपका कादरी सिलसिला। कादरी के सिलसिले के बाद में आपका नक्शबंदिया सिलसिला आता है। तो ऐसे ये 4 सिलसिले आपके हैं। आपको चारों के बारे में बताना होगा, आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो ये आने की उम्मीद है। इस क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आपकी हिस्ट्री 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका पूरा का पूरा वो है जो सल्तनत वंश का है, जिसमें दास वंश से पहले स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा वो है मुगल वंश का। तो मुगल वंश का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आ गया हूं मैं, जिसका नाम है भाई क्वेश्चन का अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन। अब आपको पता है कि भाई अकबर जो था वो हुमायूं का पुत्र था, और अकबर के बारे में अगर मैं बताऊं, इनकी जो धार्मिक नीति तो 2 नामों से प्रसिद्ध है। सबसे पहला सुलह-कुल की नीति इनकी धार्मिक नीतियों को बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे हम बात करें तो दीन इलाही भी कहते हैं। इन्होंने कई सारे सुधार किए थे अपने धर्म के धार्मिक नीति चलाते समय, जैसे कि इन्होंने इबादत खाना बंद करवा दिया था, भाई सभी धर्मों को समान। इन्होंने बहुत सारी बातें इसके अंदर है, मैंने इसके लिए भी अलग से वीडियो बना रखी है। आप आई बटन पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट पे जाएं हिस्ट्री के सेकंड ईयर की, और वहां से देखें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके अलावा कुछ थोड़े से और क्वेश्चन बचते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है अगला, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी जो मैंने क्वेश्चन बताए ये भी आपके एग्जाम में आने की उम्मीद है कि औरंगजेब कौन था। औरंगजेब कौन था? आपको पता है शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब, और दक्कन या दक्षिण दोनों में से कोई भी चीज अगर लिखी हुई आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि दक्कन व दक्षिण विजय के लिए औरंगजेब की क्या नीति रही। आपको पता है पूरे का पूरा मुगल साम्राज्य दक्षिण विजय के कारण खत्म हो गया, मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आता भी है कि भाई दक्षिण विजय की औरंगजेब की क्या नीति। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये बहुत बड़ा। एक तो ये भी, दूसरा आपका क्या कहते हैं मोहम्मद तुगलक ने क्या योजनाएं बनाई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मोहम्मद तुगलक के अलावा औरंगजेब का, अकबर का, और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इसके बाद में मुगल काल की शिल्प कला का भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। भवन निर्माण शैली क्या थी? मुगल काल में बहुत सारी इमारतें बनी है, आपको पता हो तो भाई इसके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे आपका आगरा का ताजमहल बात कर ले, दिल्ली का हुमायूं का मकबरा बात कर ले, या फिर दिल्ली की जमा मस्जिद या दिल्ली का लाल किले की हम बात कर ले। तो ऐसी बहुत सारी नायाब इमारतें बनी है। या फिर मैं आपका जो बुलंद दरवाजा है उसके बारे में बात कर लूं, मोती मस्जिद के बारे में बात कर लूं, बहुत सारी ऐसी इमारतें रही हैं जिनपे मुगलों का खास आर्किटेक्चर रहा है और उनका खास कोई ना कोई योगदान रहा है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसके बाद में मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, तो भाई इसके भी आने की संभावना है, पर उतनी नहीं जितनी इनकी है। इसके बाद में ये 3 क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जहांगीर का चित्रकारी में क्या योगदान रहा, इसमें चित्रकारी में क्या योगदान रहा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। और इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन लिख लो, पक्का आएगा कि एकता प्रणाली क्या थी। एकता प्रणाली क्या थी बताइए गाइस। ये कई बार एकता प्रणाली जो है ये आपका सल्तनत वंश में से है। ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश के ऊपर से स्टार्ट होगा। इल्तुतमिश से आपका डायरेक्टली ये अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज शाह तुगलक तक आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये आता ही आता है एकता प्रणाली। आप अगर चेकआउट करोगे तो आपको एसक्यूएल के अलावा और किसी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिलेगा, ना ही एकता प्रणाली का और ना ही मनसबदारी व्यवस्था का, क्योंकि कॉलेज में आपको ज्यादा लंबा आंसर लिखना है और सेकंड ईयर की हिस्ट्री वैसे ही बहुत लॉन्ग है। तो अगला अकबर के द्वारा जो चलाई गई थी मनसबदारी व्यवस्था, ये भी आपसे बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछने को मिलता है। सो गाइज, यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के एग्जाम के लिए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अधिक से अधिक मित्रों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए, और हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। अधिक से अधिक जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप सब पर उन्हें शेयर करेंगे। सो गाइज, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।